सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशान अवस्थी। और यार आज की वीडियो में हम पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन का। तो गाइज आज के वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे और ये फर्मेंट मतलब क्या होता है, मतलब चेंजेस। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या चेंजेस होने लग रहे थे अराउंड 12th सेंचुरी एंड 14th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के बेसिकली ऑनवर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेटीज जो मेजर थे वो हमने जाना कौन कौन से थे चैप्टर के पार्ट 1 में, जो कि थे लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। और जो साउथ इंडिया में जो इनके फॉलोवर्स थे उसको अलवर्स और नायनर्स कहा जा रहा था। तो हम बेसिकली इस टॉपिक में नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक में। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन नॉर्थ इंडिया डेटीज सच एज विष्णु एंड शिवा वर वर्शिप्ड इन टेम्पल थ्रू सपोर्टर्स ऑफ रूलर। अब जो रूलर्स थे, जैसे कि हमने जाना कि नॉर्थ इंडिया में चोला जो रूलर्स थे और पांड्यास थे, चेराज, ये सारे जो रूलर्स थे वो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को मानते थे, उन्हीं की प्रैक्टिसेस को मानते थे और उन्हीं के बिलीव्स को माना करते थे। वो ब्राह्मणास के लिए स्पेशल लैंड प्रोवाइड करते थे जिसमें वो टेम्पल्स बनाया करते थे और पूजा किया करते थे। तो ये लोग बेसिकली भगवान, अब जब ब्राह्मण्स किसकी किसकी पूजा करते थे, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा की, तो किंग्स उनको सपोर्ट करते थे, तो किंग्स भी उन्हीं की पूजा किया करते थे और उनको सपोर्ट किया करते थे, किनको, ब्राह्मण्स को। इसके बाद सेवरल राजपूत स्टेट्स वर इमर्ज्ड। सेवरल राजपूत स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे। अब राजपूत रूलर है तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो ब्राह्मण्स को ही मानेगा, तो जो ब्राह्मण्स प्रैक्टिस करेंगे या उनको सजेस्ट करेंगे किंग्स को, वही किंग्स भी प्रैक्टिस करवा देंगे अपने किंगडम में, या फिर वो प्रिविलेंट होगा उस टाइम पर। इसके बाद ब्राह्मण्स ऑक्यूपाई स्पेशल इंपॉर्टेंस एंड परफॉर्म सेक्युलर एंड रिचुअल फंक्शंस। तो अब जो ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस थी वो सिर्फ किंग तक ही नहीं लिमिटेड थी, वो इम्पोर्टेंस सेवरल अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट थी। मतलब हर धर्म जाति के लोग ब्राह्मण से ही सजेशन लेके कोई भी कार्य किया करते थे, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो, रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए हो, सारे सब कुछ ब्राह्मण से पूछ के किया जाता था। और कौन कौन से लोग उस समय पे ज़्यादातर होते थे, वीवर्स, आर्टिसंस और फार्मर्स, सोल्जर्स। सोल्जर्स मीन्स सैनिक। तो ये सारे लोग हुआ करते थे उस समय पे। इसके बाद देखते हैं मैनी न्यू रिलीजियस लीडर हु डिडंट फंक्शन विद इन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फ्रेमवर्क वर गेनिंग ग्राउंड्स। अब इसी टाइम पर जो लोग ब्राह्मण्स के नॉर्म्स को या फिर उनके आइडियाज़ को नहीं माना करते थे, वो इस सेक्ट से हटकर अपना नया एक कल्चर बनाने स्टार्ट कर चुके थे। जैसे कि वो लोग कौन कौन थे, नाथ, जोगीज एंड साधास। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ब्राह्मण्स के नॉर्म्स को नहीं मानते थे। मतलब जो 4 वर्ण डिवाइड कर दिए ब्राह्मण्स ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो इस कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा है उसको आउटसाइडर्स कहा जाने लगा, जस्ट लाइक चंडाल्स। तो इन सब नॉर्म्स को नहीं मानना और अपना एक नया नॉर्म इक्वालिटी बेस्ड का लाना, ये सब भी स्टार्ट हो चुका था बाय दीज नाथ, जोगीज एंड सिद्धास। इसके बाद मैनी ऑफ दीज न्यू लीडर्स क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेद एंड एक्सप्रेस देयर व्यू इन फ्रंट ऑफ द पीपल। अब पहले तो कोई ब्राह्मण्स और क्षत्रियों के खिलाफ बोलता ही नहीं था, बट 12th सेंचुरी ऑनवर्ड या फिर 13th सेंचुरी के ऑनवर्ड वो लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे लोगों के सामने। इन लोग ने कहा कि हम ब्राह्मण्स के ही नॉर्म्स को क्यों माने, या फिर जो पुरातन काल से जो चली आ रही हैं जो भी प्रथाएं उसको हम क्यों माने। हमें पहले अपनी इक्वालिटी देखनी चाहिए, हमें हमारा लाइवलीहुड सुधारना चाहिए। तो ये लोग अपना ग्राउंड रख रहे थे, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखने लग जा रहे थे। और इन्होंने वेद को भी क्वेश्चन कर दिया। मतलब हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये लोग ये 4 वेदों पर भी इन्होंने क्वेश्चन उठाया और इसकी जो सिग्निफिकेंस है उस पर क्वेश्चन किया। सो गाइज ये हमारा टॉपिक था रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया का। अब हम हमारा सेकेंड टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यू स्टैंडर्ड्स इन फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। इसमें हम देखते हैं अरब मर्चेंट्स केम अलोंग द वेस्टर्न पोर्ट इन फर्स्ट मिलेनियम सीई। अब फर्स्ट मिलेनियम सीई से ही जो बाहर के जो अरब कंट्रीज़ के जो रूलर्स थे वो इन्वेड करने लग रहे थे इंडिया पे। फर्स्ट मिलेनियम बीसी से ही ये स्टार्ट हो गया था। इसके बाद
सेंट्रल एशियन पीपल सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो सेंट्रल एशिया से जो लोग आते थे, जस्ट लाइक अफगानिस्तान हो गया, टर्क हो गया, तो यहाँ से जो रूलर्स आते थे वो आके सेटल हो जाते थे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इसके अलावा फ्रॉम 7th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम दीज रीजन्स वर कॉल्ड एज इस्लामिक वर्ल्ड। और यही रीजन 7th सेंचुरी ऑनवर्ड से क्या कहलाने लगे, इस्लामिक वर्ड कहलाने लगे। यही रीज़न जहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी या फिर जो इन्वेडर्स आके रहने लग रहे थे, उसी रीज़न को ये कहा जाने लगा इस्लामिक वर्ल्ड। इसके बाद हम इस टॉपिक का फर्स्ट सब टॉपिक देखते हैं जो कि है फेथ ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट। मतलब कि बेसिकली रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे रूलर की और उसके सब्जेक्ट्स की, मीन्स प्रजा की। तो इन 711 अरब जनरल मोहम्मद कासिम कॉन्कर्ड सिंध एंड बिकेम द पार्ट ऑफ कैलिफ डोमेन। ये कैलिफ डोमेन मतलब खलीफा सल्तनत। तो किसने इन्वेड किया था इंडिया पे, मोहम्मद कासिम ने इन्वेड किया था और जीत लिया था। क्या जीत लिया था, सिंध, जो कि प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का पार्ट है। तो इन्होंने ये जीत लिया था। इसके बाद टर्क्स एंड अफगान एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत विच वॉज एक्सटेंडेड टिल साउथ। उसके बाद जो टर्क्स और अफगान थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत तक वो उन्होंने कॉन्कर करी थी और साउथ तक आए थे, डेक्कन तक भी उन्होंने कॉन्कर करा था। इसके बाद देखते हैं दिस कॉन्टिन्यूड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर इन 16th सेंचुरी एंड रीजनल स्टेट टिल 18th सेंचुरी। और इन सब इन्वेजन की वजह से ही मुगल एम्पायर एक्सटेंड हो रहा था। 16th सेंचुरी तक ये एक्सटेंड होता रहा और 18th सेंचुरी तक कई रीजनल स्टेट एक्सटेंड होते रहे थे। रीजनल स्टेट्स मतलब गाइस जो पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग फ्रेगमेंटेड रीजन्स होते हैं, अलग अलग। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम रूलर्स वर गाइडेड बाय उलेमा हु एंश्योर्ड दैट स्टेट वाज रूल्ड अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ। अब जो भी स्टेट होता था वो, अब हमने देखा किस तरह से मुस्लिम रूलर्स आ गए थे। तो मुस्लिम रूलर्स कैसे रूल करेंगे, एक रूल बुक तो होती है, जस्ट लाइक इंडिया इज हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली दे वर हैविंग उलेमास। उलेमास कौन होते हैं, दीज वर लाइक पुरोहित्स और ब्राह्मण्स। जैसे हम देखते हैं हिंदू किंगडम में जो किंग्स होते हैं वो ब्राह्मण से पूछकर सारे काम करते हैं, पुरोहित से पूछकर सारे काम करते हैं। सिमिलरली जो मुस्लिम रूलर्स होते हैं वो उलेमास से पूछकर सारे काम करते हैं और उलेमा उनको वो बताते हैं जो शरिया में मेंशन होता है। ये शरिया क्या होता है गाइस, शरिया इज द मुस्लिम लॉ अकॉर्डिंग टू विच द मुस्लिम पीपल्स आर गवर्नड। उसी के अनुसार जो मुस्लिम लोग को डिसीजन किया जाता है कि कैसे उनको मैरिज करनी है, कैसे उनको सरवाइव करना है, या क्या क्या उनको लिविंग के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद देखते हैं मुस्लिम रूलर्स प्रोटेक्टेड ऑल सिटीजन्स जिम्मी बट कलेक्टेड जजिया टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम। अब ऐसा नहीं था कि मुस्लिम रूलर्स जो इन्वेड कर रहे थे वो सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को ही के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे और बाकियों के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है। उनके शरिया में मेंशन था जिम्मी। जिम्मी वर्ड कहाँ से आया है, जिम्मा से, मतलब जिम्मेदारी थी किंग के कंधों पर कि वो अपने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे, सारे प्रजा के ऊपर ध्यान दे। बट वो ध्यान तो दे रहे थे सबके ऊपर और सबके लिए राइट्स इंश्योर कर रहे थे, बट वो जजिया टैक्स इम्पोज कर रहे थे हिंदूज पे और जो अलग अलग जस्ट लाइक ज़ोरोस्ट्रियन और जूइस और क्रिश्चियंस, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा था उनके रिलीजियस बिलीफ्स पे। मान लीजिए पिलग्रिमेज करने हमको वैष्णो देवी जाना है तो हमको जजिया टैक्स देना पड़ेगा या भरना पड़ेगा। तो ये इन्होंने एक्नॉलेज किया था या फिर लगा दिए थे जजिया टैक्स। इसके बाद सेवरल रूलर ग्रांट एग्जेम्पशन टू अदर कम्युनिटीज़ लाइक अकबर एंड औरंगजेब। और कुछ ऐसे रूलर्स भी हुए थे इन्हीं मुस्लिम रूलर में जिन्होंने ये जजिया टैक्स को हटा दिया था, जिन्होंने इक्वालिटी ले आए थे। कौन कौन थे वो, अकबर और औरंगजेब। आपने अगर जोधा अकबर देखी होगी आपने, तो आपने देखा होगा किस तरह से अकबर ने सारे टैक्स हटा दिए थे जो कि अननेसेसरी थे। नेसेसरी टैक्स तो ऑब्वियसली राजा कैसे प्रजा का वेलफेयर करेगा, टैक्सेस के थ्रू, बट जो अननेसेसरी टैक्स है जस्ट लाइक पिलग्रिम। अब ये हमारी आस्था है, हम कहीं आस्था की वजह से हम कहीं जा रहे हैं,
पर अगर टैक्स की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है, हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, हमारे राइट्स खतरे में हैं। तो इसको अकबर ने और औरंगज़ेब, ये पावरफुल रूलर्स थे, इन्होंने हटा दिया था। सो गाइज, ये हमने देखा हमारा पहला सब टॉपिक, फेथ्स ऑफ रूलर एंड सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं हम हमारा सेकेंड सब टॉपिक, पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। मीन्स इस्लाम में क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं और क्या वो डाइवर्सिफाइड हैं या फिर वो सब लोग के लिए मैंडेटरी हैं, वो यूनिटरी हैं, उसके बारे में हमारा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। सो लॉट्स ऑफ चेंजेस ऑकर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर कमिंग ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम के आने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट मीन्स इंडिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। इसके बाद पीपल हु एक्सेप्टेड इस्लाम एक्सेप्टेड दीज 5 पिलर्स ऑफ फेथ। तो जो भी लोग, क्योंकि इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है कि और लोगों को भी कन्वर्ट करो, तो जो भी कन्वर्ट होते थे इस्लाम में या जो भी मुस्लिम में कन्वर्ट होते थे लोग, उनको 5 पिलर्स ऑफ फेथ में मानना पड़ता था, मतलब उसको फॉलो करना पड़ता था 5 प्रिंसिपल्स को। और वो जो लोग कन्वर्ट हुए थे वो आर्टिसन, वीवर्स, वो जो जनरल पब्लिक होती है वो कन्वर्ट हो रहे थे। तो चलिए देखते हैं वो 5 पिलर्स कौन से थे। सबसे पहले, देयर इज ओनली वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज हिज मैसेंजर। शहादा, मतलब कि भगवान सिर्फ एक है और जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो उनके मैसेंजर हैं। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने का एक ज़रिया है। इसके बाद ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, नमाज सलात, मीन्स हर एक मुस्लिम को 5 बार नमाज पढ़नी है दिन में, उसको बोलते हैं नमाज सलात। इसके बाद थर्ड है गिविंग अल्म्स ज़कात। अल्म्स मीन्स हर मुस्लिम को चैरिटी करनी है साल में एक बार या जब भी अपनी मोनेटरी सफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको ऑफरिंग्स देनी है लोगों को या ज़रूरतमंदों को, उनको चैरिटी करनी है। चैरिटी किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है, बट जो प्राइम मोटिव होना चाहिए वो रिलीजियस पर्पस के लिए चैरिटी होनी चाहिए। इसके बाद है फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ, सॉरी एच नहीं था, सो फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, मतलब आपको रमज़ान में पूरे मंथ फास्ट रहना है। जैसा कि हम देखते भी हैं आज के समय में भी ये प्रिविलेंट है। रमज़ान का महीना बहुत ही पावन और शुभ महीना माना जाता है और हर मुस्लिम उसमें फास्ट रखते हैं। इसके बाद पिलग्रिमेज टू मक्का, हज। अब एक बार अपनी लाइफ टाइम में हज जाना हर मुस्लिम के लिए कंपलसरी है, ये एक बहुत ज़रूरत की चीज़ है। तो मक्का में उनको अपनी लाइफ में एक बार जाना ही जाना है, तीर्थ यात्रा करने, हज करने। इसके बाद देखते हैं हाउएवर देयर कुड बी डाइवर्सिटी इन प्रैक्टिसेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ इस्लाम इन 2 सेक्ट, शिया एंड सुन्नी। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम को हमने 5 प्रिंसिपल्स में बता दिया तो प्रैक्टिसेस सबकी सेम होंगी, नहीं, क्योंकि मुस्लिम सेक्ट जो है वो 2 उसमें डिवाइड है पार्ट्स में, जिसको शिया सेक्ट कहा जाता है और सुन्नी सेक्ट कहा जाता है। तो जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो डाइवर्सिफाइड हो सकती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अरब मुस्लिम ट्रेडर्स हु सेटल्ड इन मालाबार कोस्ट एडॉप्टेड द लोकल लैंग्वेज मलयालम। और जो अरब ट्रेडर्स हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के देखा था, जो आए थे इनिशियली इंडिया पे या फिर सब कॉन्टिनेंट में, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहने लगे थे, वो लोग ने डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अडॉप्ट करी और कहीं ना कहीं लोकल कल्चर भी उन्होंने अडॉप्ट किया। अब जैसी संगत वैसी रंगत, ये हम सुन रखे हैं। और अगर हम बचपन में कभी हिंदी अगर हम सुनते हैं या फिर हिंदी जहाँ पे बहुसंख्यक होती है, जहाँ पे हिंदी डोमिनेंस होता है, तो हम हिंदी सीखते हैं। अगर उसी जगह मलयालम का डोमिनेंस होगा तो हम बचपन से ही मलयालम सीख जाएंगे, और तमिल, तेलुगु एंड सो ऑन। सो सिमिलरली जैसा कल्चर और ट्रेडिशन होगा वैसे ही हम अपनी पर्सनैलिटी को बना लेंगे या एडॉप्ट कर लेंगे। इसके बाद लास्ट है some archaeological features of mosque are universal such as orientation towards मक्का। अब इस्लामिक ट्रेडिशन में एक और सिमिलैरिटी होती है इनके मॉस्क्यू में। हर मॉस्क्यू की ओरिएंटेशन कहाँ की तरफ हो रही होती है, कहाँ की तरफ वो हो रहा होता है रुझान, मक्का की तरफ। तो ये एक सिमिलैरिटी हमें और मिलती है इस्लामिक
ट्रेडिशन में। और वो क्यों ओरिएंटेशन हो रहा होता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनको अपनी लाइफ स्पैन में मिनिमम एक बार तो हज करने जाना ही है, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। सो गाइज, आई होप वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस टॉपिक ऑफ पॉपुलर प्रैक्टिसेस ऑफ इस्लाम। नाउ आवर थर्ड सब टॉपिक इज नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज़। मतलब जो कम्युनिटीज़ होती थी उस टाइम पर, जो प्रिविलेंट थी, वो कौन कौन सी होती थी और उनको क्या क्या कहकर बुलाते थे। जस्ट लाइक हम आज की डेट में देखें, हिंदू, मुस्लिम, हम लोग फॉर ग्रांटेड ये वर्ड्स ले लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। सिमिलरली वो लोग कौन से वर्ड्स यूज़ करते थे, चलिए जानते हैं। सो नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज़। हिस्टोरियन पॉइंट आउट द टर्म मुस्लिम एंड मुसलमान वर्ड वर्चुअली नेवर यूज्ड। मतलब कि जो मुस्लिम और मुसलमान जो हम रेफ़र करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, ये वर्ड्स कभी यूज़ ही नहीं हुए थे एंशिएंट हिस्ट्री में। ये हमारे ही बनाए हुए वर्ड्स हैं। जस्ट लाइक वी आर हिंदूज़, सो हम लोग का हिंदू नाम कैसे पड़ा, क्योंकि हम लोग रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी में रहते थे, जिसको सिंधु नदी कहा जाता है। वैसे ही मुसलमान का नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ ये हिस्टोरियंस पता नहीं लगा पाए, पर उन्होंने हमको ये ज़रूर बताया कि पहले के समय में ऐसा कोई नाम बोला ही नहीं जाता था, मुसलमान या मुस्लिम। इसके बाद इंस्टीड पीपल वर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन दे केम फ्रॉम। उसकी जगह पर लोगों को किस नाम से बुलाया जाता था, उस नाम से जिस रीजन के वो लोग थे। जस्ट लाइक अगर टर्किश पीपल है तो उनको बुलाया जाता था टर्कशाह, तजाकिस्तान के लोग हैं तो उनको तजीका, पर्शिया के हैं तो पराशिका। तो उनको अपनी जो भी रीजन है उसके अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाता था कि पराशिका पीपल्स हैं और ये टर्शिका पीपल्स हैं। इसके बाद टर्क्स एंड अफगान वर रेफर्ड एज यवनाज एंड शाकाज। और जो लोग टर्क्स और अफगानिस्तान से आते थे उनको यवन या फिर शाकाज बोला जाता था, जो कि हमने चैप्टर थर्ड और फोर्थ में पढ़ा है फर्स्ट बुक के। इसके बाद देखते हैं मोर जनरल टर्म्स फॉर दीज पीपल वर मलिकशास। अब हमने देखा था हमारे चैप्टर 4 में फर्स्ट बुक के कि किस कौन कौन से लोगों को मलिकशा या फिर बारबेरियंस बुलाया जाता था। और क्यों बुलाया जाता था, क्योंकि इन लोग संस्कृत वर्ड्स नहीं पढ़ पाते थे, टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते थे, और उस समय पे संस्कृत पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। उसी को एक रिच लिटरेचर कहा जाता था। और लोअर कास्ट को ये अलाउड भी नहीं था पढ़ना। और मलिकशास और बारबेरियंस लोग कौन होते थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे और वो क्या करते थे, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से अपना कंजम्पशन करते थे। उनको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता था। सो गाइज, वी आर क्लियर विद दिस टॉपिक। So now moving towards our last topic for our today's video, that is growth of Sufism, and this is one of the most important topic. So Sufism की growth कैसे हुई और Sufism कैसे आया, ये Sufism word कैसे derive हुआ, ये derive हुआ है word sofa से, which means pure. So चलिए देखते हैं। Sufis were religious minded people who turned into asceticism and mysticism. Sufis इस्लामिक सेक्ट से ही अलग डिवाइड हो गए थे और ये लोग बहुत ज़्यादा मिस्टिकल थे, मतलब परमात्मा में भरोसा करने वाले थे, और एसिटिज्म मतलब सिंपल लाइफ को अडॉप्ट करके उनको सेलिबेसी अडॉप्ट करनी थी। इसके बाद दे वर क्रिटिकल टू डॉगमेटिक ट्रेडिशन ऑफ इंटरप्रिटिंग इस्लाम। वो लोग क्रिटिसाइज करते थे जो इस्लाम को इंटरप्रेट अलग अलग लोग अपने मीनिंग के अनुसार कर लेते हैं या फिर अपने प्रॉफिट के अनुसार कर लेते हैं। वो अल्लाह के इस्लाम को मानते थे, ना कि मुल्ला के इस्लाम को। मुल्ला मतलब जो पर्सनल अपने बेनिफिट के लिए इस्लाम को इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। इसके बाद देखते हैं दे एम्फसाइज ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड एंड एग्जाम्पल सेट बाय प्रॉफिट मोहम्मद। सूफी सेंट्स का ऐसा मानना था कि अगर आपको भगवान को मानना है तो आप उनकी टीचिंग्स मानिए, आप अल्लाह की टीचिंग्स मानिए, आप डिफरेंट इंडिविजुअल से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए, एनिमल से प्यार करिए, अपने आप वो खुश होगा अल्लाह। तो ये सब इनका ऐसा मानना था। और एक परफेक्ट लाइफस्टाइल इन्होंने किसको बताया, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफस्टाइल को एक परफेक्ट लाइफस्टाइल बताया और उसी लाइफस्टाइल को इन्होंने एडॉप्ट करने के लिए एम्फेसाइज किया। इसके बाद दे इंटरप्रेट कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो भी ये सीख रहे थे उससे इन्होंने इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया कुरान को। उन्होंने जो
इस्लामिक ट्रेडिशन चलता आ रहा था उसको ना फॉलो करके उन्होंने अपने अनुसार इसको इंटरप्रेट करना ज़्यादा अच्छा समझा कि हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेंगे तो हम बेटर समझ पाएंगे भक्ति को या डिवोशन को। सो गाइज अब इसी का सब टॉपिक देखते हैं, खानकाज एंड सिलसिलाज। अब ये खानकाज क्या होते हैं? खानकाज वर द हॉस्पाइस, रहने की जगह जहाँ पे सूफी सेंट्स रहा करते थे। चलिए देखते हैं। सूफीज लिव्ड इन खानकाज एंड फॉलो द टीचिंग ऑफ शेख, पीर, मुरीद, मुर्शद एट्सेट्रा। सो सूफीज़ कहाँ रहा करते थे? खानकाज में रहा करते थे और वो अपने मास्टर, अपने शेख को माना करते थे। डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, जस्ट लाइक शेख इज़ एन अरेबिक वर्ड, पीर, मुर्शिद, पैगंबर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से अपने मास्टर को बुलाया करते थे। इसके बाद ही एनरोल्ड डिसाइपल, मुरीद्स एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर। अब जो शेख्स होते थे वही अपने डिसाइपल को एनरोल करते थे, जस्ट लाइक आपके टीचर्स आपको एनरोल करते हैं ना स्कूल या कॉलेजेस में। सिमिलरली इनको एनरोल कौन करता था? शेख्स किया करते थे इन अपने डिसाइपल्स को, और यही अपने सक्सेसर को भी अपॉइंट करते थे, जिसको क्या बोला जाता था? खलीफा, खलीफा बोला जाता था। तो वो अपने सक्सेसर को भी अपॉइंट किया करते थे। इसके बाद देखते हैं, बाय द 11th century सूफिज्म ग्रो रैपिडली एंड दे हैव देयर ओन लिटरेचर, स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस। सो 11th century के अराउंड में सूफिज्म बहुत तेज़ी से इन्हांस हो रहा था और उसका अपना कल्चर स्टार्ट हो गया था, अपनी लिटरेचर मीन्स रिलीजियस टेक्स्ट, स्टडीज़ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी एकदम डिफरेंट हो गई थी अदर इस्लामिक वर्ड से। इसके बाद by the 12th century सूफी सिलसिलाज begin crystallize in different parts of the Islamic world। अब ये सूफी सिलसिला क्या है? सिलसिला होता है, चलिए देखते हैं, means a chain signifying continuous link between master and disciple। सिलसिला एक कंटिन्यूस चेन होती है जो मास्टर और उसके जो डिसाइपल हैं उसके रिलेशनशिप का बखान करती है या बताती है उसके रिलेशनशिप के बारे में, उसको सिलसिला बोला जाता है। So when Sheikh died, his tomb shrine became the center of devotion for his follower। जब शेख की डेथ हो जाती थी तो जो उनके फॉलोवर्स होते थे वो उनको टॉम्ब बना दिया करते थे, श्राइन मतलब एक पावन पवित्र जगह जहाँ वो लोग जाके पिलग्रिम किया करते थे, जियारत जिसको बोला जाता है। तो वहाँ जाके वो लोग पिलग्रिम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि डेथ के बाद वो अल्लाह से मिल चुके हैं, तो जो अल्लाह के सबसे पास है उनसे अगर ब्लेसिंग्स लेंगे सो वो अपनी मटेरियलिस्टिक जो भी डिज़ायर्स हैं या फिर स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं। इसके बाद दे एनकरेज द प्रैक्टिसेस ऑफ जियारत। जियारत मैंने आपको बताया कि पिलग्रिमेज करने का एक ज़रिया होता है जियारत। पिलग्रिमेज कहाँ किया जाता है? जो रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, जस्ट लाइक दरगाह, जो कि ये लोग बना दिया करते थे अपने शेख्स की यानी अपने मास्टर की। अब हम इसका सेकंड सब टॉपिक देखते हैं, आउटसाइड द खानकाज। खानकाज मैंने आपको बता दिया, वो जो हॉस्पाइस की प्लेस होती है जहाँ पे शेख्स और उनके डिसाइपल रहा करते थे। सो चलिए देखते हैं। Some mystics initiated the movement based on radical interpretation of Sufi ideals। अब मैंने आपको बताया था सूफी सेंट्स वो थे जिन्होंने इस्लाम को अपनी तरह से इंटरप्रेट करके या फिर इस्लाम से वो अलग होके एसेटिज्म को अडॉप्ट करा था उन्होंने। बट जो सूफी सेंट्स में भी कुछ मिस्टिक्स ऐसे थे जिन्होंने रैडिकल नेचर को अपनाया और उससे भी अलग अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करा। वो लोग कौन लोग थे? वो मलंग, हैदरिस, कलंदर लोग थे जिन्होंने जो वो मिस्टिक्स थे जो सूफी आइडियल से भी अलग होकर अपना एक अलग फॉर्मेशन करी। इसके बाद दे इग्नोर्ड रिचुअल एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म। वो ये रिचुअल्स को नहीं मानते थे, जो भी सूफी सेंट्स गाना गाते हैं, कवालीस करते हैं, ये उन सब रिचुअल्स को नहीं मानकर ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म को मानते थे जो कि गौतम बुद्ध ने अडॉप्ट कर रखा था। जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है सेलिबेसी अडॉप्ट करने के लिए, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसके बाद देखते हैं, दे वर नोन एज बेशरिया ड्यू टू देयर डेलिबरेट डिफाइंस ऑफ शरिया। इन्हीं लोगों को जो डेलिबरेट थे या फिर जो लोग ने अलग इंटरप्रिटेशन करी शरिया की, उनको कहा जाने लगा बेशरिया। बेशरिया मतलब जो शरिया लॉ को नहीं मानते थे, जो मुस्लिम सेक्ट
उन्हें बेशरिया कहा जाने लगा, क्योंकि इन्होंने डेलिबरेटली अपने हिसाब से उसको डिफाइन करना ज़्यादा अच्छा समझा, या फिर इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोला कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही कुरान को डिफाइन करूंगा या शरिया लॉ को डिफाइन करूंगा। और बाशरिया क्या कॉन्सेप्ट है? बाशरिया इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल फॉलोइंग शरिया लॉ। मतलब बाशरिया उन लोगों को कहा जाता था जो शरिया को फॉलो करते थे, और जो नहीं करते थे उन्हें बेशरिया। सो गाइज, आई होप वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस टॉपिक। सो गाइज, आज हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं पार्ट बी में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड पार्ट, क्योंकि थर्ड पार्ट के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि बोर्ड्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।